थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। मैं कासिम अली शाह साहब की जो फाउंडेशन है इसका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाया। जो टॉपिक है वो बहुत ज़रूरी टॉपिक है। जो मसला एक आ रहा है वो ये आ रहा है कि सोसाइटी में हम में से कोई शख्स इस टॉपिक को अब डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी दो तीन वजूहत हैं। एक वजह जो मैं समझता हूँ वो ये है कि अभी ज़्यादातर लोगों के पास इस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज नहीं है। दूसरी ये बात है कि अभी उस तरीके से अवेयरनेस भी क्रिएट नहीं हो सकी यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, कॉलेजेस के लेवल के ऊपर, जिसकी वजह से हम इस टॉपिक के ऊपर अभी तक उस तरीके से बात नहीं कर पा रहे। जबकि साइबर एक ऐसा टॉपिक है कि इसके ऊपर जितनी भी बात की जाए वो कम है। शायद आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर भी जो वक्त है वो हमारे पास कम है, बातें ज़्यादा हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि साइबर रिलेटेड जो सोशल मीडिया रिलेटेड मामलात हैं, जिसको हम सोशल मीडिया ऑफेंसेस या क्राइम्स का नाम देते हैं, उनके हवाले से मैं कोई अवेयरनेस यहाँ पे क्रिएट करता हुआ जाऊँ। जब अवेयरनेस की बात आती है तो मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी डिस्कशन अक्सर ये रहती है कि साइबर की अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है, साइबर क्राइम की, साइबर लॉस की अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है। सबसे बुनियादी वजह इसकी ये है कि आज का बच्चा जो है वो, हर बच्चा जो है वो टेक्नोलॉजी को ना सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना सिर्फ जानता है, बल्कि उसके पास हर किस्म का वो डिजिटल मीडिया मौजूद है जिसको अगर वो पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करे तो उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, और अगर वो उसको नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल करे तो उसके बहुत सारे नुकसान आते हैं। फ़ायदे तो आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन आज की जो डिस्कशन है वो ये है कि इसके नुकसानात क्या हैं। और आज की जो डिस्कशन है वो ये है कि आप अपने आप को कैसे सिक्योर रख सकते हैं। साइबर क्राइम की इब्तिदा जो होती है वो होती है किसी भी सोशल मीडिया क्राइम के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, उसमें हमेशा जुर्म करने वाला अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखता है, और बहुत सारे लोग जो साइबर क्राइम कमिट कर रहे होते हैं उनकी ये कोशिश होती है कि हमें कोई शख्स पहचान ना सके। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 90% साइबर क्राइम जो है वो फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू कमिट किया जा रहा होता है। और अगर किसी की ओरिजिनल तस्वीर लगी भी हो तो आपको कहीं ना कहीं ये डाउट ज़रूर रहता है कि वो अपनी तस्वीर लगा के तो ऐसा नहीं करेगा। तो पहला जो सबसे अहम आपके सामने जो बात सबसे अहम आती है वो ये आती है कि साइबर क्राइम की इब्तिदा एक फ़ेक अकाउंट, फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल से स्टार्ट होती है, और उसके बाद जो शख्स भी उसका विक्टिम होता है वो ये जानना चाहता होता है कि ये शख्स कौन है। बतौर वकील मैं ये बताता चलूँ, मैं अक्सर लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, आप ये बताएं ये किया किसने होगा, क्योंकि मुझे पता होता है इसका जवाब उनके पास खुद है। देखें, जवाब इसलिए मुझे पता होता है क्योंकि मुझे पता होता है जो वो डाटा है
जो प्राइवेट डाटा है, जो पर्सनल डाटा है, वो पर्सनल डाटा अगर किसी शख्स के पास गया है तो या तो वो शख्स ने खुद भेजा होगा, या फिर वो ये कह सकता है कि ये मेरा डाटा जो है अनऑथराइज्ड एक्सेस के थ्रू निकाल लिया गया। लेकिन एक चीज़ ज़रूर होती है, जहाँ पे साइबर क्राइम हो रहा हो वहाँ पे सोशल मीडिया अकाउंट ज़रूर अनोनिमस होता है, लेकिन जुर्म करने वाला अनोनिमस नहीं होता। विक्टिम को ये पता होता है कि जुर्म कमिट कौन कर रहा है। वो एक अलग बात है कि विक्टिम इस डाउट में भी होता है कि हो सकता है कि कोई और आगे शख्स ना हो। विक्टिम कोई भी हो सकता है, मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। लिहाजा इसको जेंडर के हवाले से मत सोचिएगा जो मैं बात करने लगा हूँ। इसको आपने सोचना है उस इतबार से जिस इतबार से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो जब ये क्वेश्चन आता है कि डाटा जो है वो किसके पास था, जो शख्स अचानक से ब्लैकमेलिंग की तरफ आ गया है, उसकी क्या वजूहात होती हैं। उसकी तरफ जाने से पहले ये मैं बड़ा इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं आपसे। मैं कोशिश करूंगा आगे जाके फिर हम गुफ्तगू को मज़ीद आसान कर दें, क्योंकि ये गुफ्तगू ऐसी है कि इसमें मुझे बात शुरू से स्टार्ट करनी पड़ रही है ताकि आपको बेसिक्स जो हैं वो मैं बताता चलूँ कहाँ से इब्तदा होती है क्राइम की। इवन के फाइनेंशियल क्राइम्स की भी बात कर ली जाए, आपको कोई कॉल आ जाती है, आपसे कोई शख्स आपकी बैंकिंग डिटेल्स मांगना शुरू कर देता है, आपका इनाम निकल आया कह देता है, आपकी लॉटरी निकल आई है कह देता है, आपको किसी और खौफ का झांसा दे देता है, तब भी वो अनोनिमस ही है। वो ये थोड़ी कहता है मैं आपका दोस्त बात कर रहा हूँ, अपने नंबर से कॉल कर ले, तब भी वो अनोनिमस ही है। वो जिस नंबर से कॉल कर रहा है वो कौन सा उसके नाम पे होगा, वो भी सिम कार्ड फेक होगा जो किसी और शख्स के नाम पे निकाला गया होगा। तो जहां पर आप साइबर क्राइम की बात करेंगे वहां पे पहली चीज जो कॉमन निकलेगी वो ये निकलेगी कि क्राइम करने वाला जो शख्स है आइडेंटिटी को छुपा लेता है, रिवील नहीं होने देता। अब सोशल मीडिया क्राइम्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा मसला आज की यंग जनरेशन में ये आ रहा है कि यंग जनरेशन अपना डाटा खुद ही तैयार करती है और ट्रस्ट में आके शेयर कर देती है। या फिर दूसरा, when you start adding strangers in your social media profiles or accounts। तीसरा, जब आपका डाटा कोई शख्स जो कि स्ट्रेंजर था आपकी प्रोफाइल में ऐड हो गया, आपके अकाउंट में ऐड हो गया, तो उस शख्स ने उसको एडिट करके ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। या फिर कोई दोस्त जिसके पास वो डाटा गया हो वो ब्लैकमेलिंग पे आ जाए। और सबसे बड़ा नुकसान क्या है? ये नुकसान तो है आपका कि आपकी रेपुटेशन ख़राब होने का ख़तरा तो होता है, फैमिली की रेपुटेशन ख़राब होने का ख़तरा तो होता है, आपके अपने कैरियर के ऊपर एक बहुत बड़ा इशू तो आ जाता है। सबसे बड़ा नुकसान क्या है? वो ये है कि जो इस किस्म के क्रिमिनल्स होते हैं वो यूजुअली रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिसमें एक मुलजिम पकड़ा गया, किसी खातून का डाटा उसने शेयर कर दिया। मिसाल के तौर पर जो ही वो जेल से छूट के बाहर आया उसने फिर वही काम शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि दे आर रिपीट ऑफेंडर्स। किसी एक पर्टिकुलर केस में ऐसा हो, शायद एक आध होगा जिसमें ऐसा नहीं होगा, और उनके अंदर भी तब ऐसा नहीं हुआ
जहां पर मुल्ज़मान एक काफ़ी लंबे अरसे तक जेलों में रहे, जहां पे साइबर क्राइम्स, सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम्स की बात आती है, वहां पे फैमिली का प्रेशर इतना आ जाता है, वहां पे सोसाइटी का प्रेशर इतना आ जाता है कि लोग फौरी तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो फिर नुकसान क्या होता है? सोसाइटी के लिए तो नुकसान है ही है। असल नुकसान उस विक्टिम के साथ स्टार्ट होता है जब वो शख्स दोबारा वो काम स्टार्ट कर देता है। तो याद रखिएगा, एक बड़ी अहम चीज़ है, वो ये है कि जब हम फेक अकाउंट की बात करते हैं, किसी के नाम पे बनाए हुए अकाउंट की बात करते हैं, तो ये एक जुर्म है जिसकी सज़ा 3 साल है, जिसको अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, इस ऑफेंस को जब आप सेक्शन 16 को पढ़ते हैं प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 में, तो इसकी पनिशमेंट कितनी है? 3 साल। तो मैंने इसलिए ये बताया कि बहुत सारे लोग बाज़ औक़ात मजाक में दोस्तों को तंग करने के लिए, या उनकी किसी से लड़ाई हो गई है किसी बात के ऊपर, ग्रेड्स जो हैं वो कम आ रहे हैं, जेलसी फैक्टर क्रिएट हो गया, कोई और मामला हो गया, तो वहां पर आकर कभी भी ऐसी गलती मत कीजिएगा। सेकेंडली, दूसरी बड़ी बात, जब मैं सोशल मीडिया क्राइम्स के हवाले से बात करूंगा तो उसमें दूसरा अहम चीज़ जो आती है दैट इज़ साइबर स्टॉकिंग, जो मेरे आज के टॉपिक का मेन हिस्सा है। साइबर स्टॉकिंग के अंदर एक जगह पे मैं ये पढ़ता हूँ तो मुझे ये पता चलता है किसी की तस्वीर और उसकी वीडियो बगैर कंसेंट के शेयर करना भी जुर्म है। यानी हमारे यहाँ सोसाइटी में ये देखा गया है, लोग किसी की वॉल पे मटेरियल लगा है उसको फौरी तौर पे पकड़ के शेयर कर लेते हैं। एक तो ये रवायत ख़त्म करें, आप यंग जनरेशन है, ये आपने ही इसमें जब तक इनिशिएटिव नहीं लेंगे तब तक चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। हम में से हर बंदा एक बात कर रहा होता है कि वो नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, वो नहीं ठीक। हम ये बात नहीं करते कि हमें अपने अंदर क्या तब्दीली लानी है। हमें ये नहीं पता कि जब हम किसी की ज़िंदगी के हवाले से उसका कोई भी डाटा, पर्सनल डाटा हम जब शेयर करते हैं तो उसका उस शख्स पे क्या इम्पैक्ट आता है। हमें इस पे भी बात करनी है। हमें इस पे भी बात करनी है जब हम किसी के हवाले से इवन लिखी गई कोई बहुत अच्छी उर्दू के अंदर जो अक्सर आप लोग पढ़ते हैं लोगों के बारे में लिखा गया होता है, हमें इस पे भी बात करनी है कि उसको डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स में मत शेयर करें। किसी की तस्वीर, किसी की वीडियो, किसी का मजाक उड़ाना, उसका एक इम्पैक्ट है उस शख्स के ऊपर, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। अब आप इसको इस तरीके से देखें तो हमें इस हवाले से कभी हमने डिस्कशन ही नहीं की, हम कभी इस बारे में डिस्कशन कर ही नहीं सके कि क्या इन चीज़ों का कोई इम्पैक्ट भी होता है। इम्पैक्ट होता है। हमें क्या लगता है अगर कोई शख्स पॉपुलर है या कोई शख्स फेमस है, उसके हवाले से अगर हम कोई बात कर लेंगे उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी पॉपुलर है। ऐसा नहीं है। खैर, अब तो बात इस चीज़ से थोड़ी आगे जा चुकी है। अब तो बस किसी के हाथ में किसी का भी कोई मटेरियल आता है तो वो क्या करता है, उसको उसकी कोशिश होती है कि वो बगैर सोचे समझे उसको आगे फॉरवर्ड करना शुरू कर देता है। आपके पास ऐसा मटेरियल आया, आप उस शख्स को रोको तो सही कि भाई ये मत करो। खुद तो रुके हो, उसको भी रोको। यहीं से तो एक अच्छा कदम है, यही तो एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप है जो आपने सोसाइटी की बेहतरी के लिए लेना है। इसमें क्या बुरा है? अगर हम साइबर अवेयरनेस के हवाले से बात करते हैं, आज का जो लेक्चर है ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आप खुद सोसाइटी में अपना रोल ना प्ले करें। एक मेरे दोस्त से
वो एक दिन मुझे मिलने के लिए मेरे ऑफिस आए। तो मैं आउट ऑफ सिटी था, किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए जा रहा था। तो मुझे कॉल करके पूछते हैं कि आप ऑफिस हैं। ऑफिस चूँकि वो मेरे आ रहे थे उस वक्त, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं आज तो मैं आउट ऑफ सिटी आया हूँ, तो कल इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी। तो उन्होंने मुझसे पर्पस पूछा, तो मैंने उनको बताया कि इस तरह एक सेशन था साइबर क्राइम की अवेयरनेस के हवाले से यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मैं उस सेशन को अटेंड करके वापस आ रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे एक बात की जो जिसका जवाब फिर मुझे सोचना पड़ा, लेकिन मैंने उनको दिया उसी कॉल के दरमियान में ही वो जवाब मैंने उनको दिया, जिसमें उन्होंने मुझसे पूछा कि इसका फ़ायदा भी कोई है। अब वो मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप आ रहे हैं, आपने लेक्चर दिया, इसका कोई फ़ायदा भी है। तो मैंने उनको कहा कि मुझे जो अब तक समझ आई है, जो एक फ़ायदा मुझे समझ आया वो ये है कि जब आप किसी को नॉलेज देते हैं, इल्म बांटते हैं, तो आपका अपना इल्म बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आप लोग चूंकि यंग जनरेशन हैं, आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी से हैं, आप किसी स्पेसिफिक जो भी आपका कैरियर है जिसमें भी आप कल को जाएं, उसमें जिस फील्ड में भी आपकी महारत हो, एक्सपर्टीज़ हो, कोशिश कीजिएगा उसमें जो आपके पास महदूद इल्म है वो बांटें। उस महदूद इल्म को जब आप बांटेंगे तो आपके पास जो मौजूद नॉलेज है वो नॉलेज भी बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है, आप सोसाइटी में अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे होंगे। इसी तरीके से ये याद रखें, ये जो आज का हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ये आप बाहर जाके दोस्तों को भी अपना बता सकते हैं। अगर कोई शख्स ऐसा काम कर रहा है, आप उसको भी रोक सकते हैं कि ये मत करो। तो साइबर स्टॉकिंग की मैं बात कर रहा था। साइबर स्टॉकिंग में मैंने जैसे बताया, जो सबसे अहम तरीन चीज़ डिस्कशन की थी वो ये थी कि व्हाट इज़ साइबर स्टॉकिंग। इसको मैं अगर आसान अल्फाज में बताऊं कि डिस्पाइट क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट, इफ समवन इज फॉलोइंग समबडी ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इट फॉल्स इनटू द डेफिनेशन ऑफ साइबर स्टॉकिंग। मज़ीद एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। सोशल मीडिया पे लोग एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, एक दफ़ा रिजेक्ट, दूसरी दफ़ा इग्नोर, कॉन्टीन्यूस मैनर में कोई शख्स शुरू हो जाए, दैट इज़ साइबर स्टॉकिंग। कोई शख्स है वो मैसेजेस भेजना स्टार्ट हो गया, कोई शख्स है वो बगैर इजाज़त तस्वीर शेयर करना स्टार्ट हो गया, पोस्ट करना स्टार्ट हो गया। तो इस हवाले से जो ज़्यादातर ये क्योंकि इशू ख़वातीन की साइड पे आता है, इस हवाले से जो इम्पोर्टेंट जो अवेयरनेस है वो ये है कि ये भी क्राइम है और इसकी भी सज़ा 3 साल है। अब जो अहम तरीन टॉपिक है जिसकी तरफ मैं जाना चाहता था बेसिक्स को पढ़ाने के बाद, दैट इज़ ऑफेंस अगेंस्ट मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन। देखिए, हमारी सोसाइटी में अफसोस की बात यह है कि लोग ऑब्जेक्शनेबल डाटा ना सिर्फ क्रिएट करते हैं, ना सिर्फ बनाते हैं, और फिर जब कभी उनका किसी से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाए तो उसका मिसयूज़ भी करते हैं और ब्लैकमेल भी करते हैं। इस हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि ये जो क्राइम है ये बड़ा सीवियर क्राइम है। आप में से कोई शख्स जो इस हवाले से अवेयरनेस नहीं रखता, मैं उसको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा, ये इतना सीवियर क्राइम है, इतना सीवियर क्राइम है कि जो इसकी पनिशमेंट है वो 5 साल है, और इसमें जो कोर्ट्स के डिसीजन हैं एक्यूज्ड के ख़िलाफ़ वो सख्त तरीन डिसीजन हैं, क्योंकि इस किस्म के जो क्राइम होते हैं ये पूरे का पूरे आपका जो एक सोशल
जिसको हम कहते हैं हमारी पूरी की पूरी जो सोसाइटी है उसको तबाह करके रख देते हैं। लिहाजा इस तरह के क्राइम्स के अंदर देखा यह गया कि जो पनिशमेंट्स थी वो भी बड़ी सख्त तरीन होती हैं, क्योंकि यहाँ पर आप किसी एक शख्स की ज़िंदगी के साथ नहीं खेल रहे होते, उसकी पूरी फैमिली की ज़िंदगी के साथ खेल रहे होते। वहाँ यहाँ पे आप किसी एक शख्स की ज़िंदगी नहीं तबाह कर रहे होते, एक फैमिली का जो सर्कल होता है आप उसको ख़राब कर रहे होते हैं। तो लिहाजा इस किस्म के केसेस के अंदर जो आम तौर पे मैंने देखा, उसमें लोग जो बुनियादी तौर पे गलती करते हैं वो ये करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि जो डाटा या मटेरियल हम भेज रहे हैं वो डिलीट कर दिया जाएगा। चलें इसको इस तरह डिस्कस कर लेते हैं। डिलीट कर भी दिया, अच्छा अब बताएं क्या वो ख़त्म हो गया? देखें, एवरी डिजिटल एविडेंस इज ट्रेसेबल। आपको कैसे पता कि उस फ़ोन में से अगर डिलीट हो गया तो वो ख़त्म हो गया? और अच्छा इससे भी आगे आ जाए, अगर वो फ़ोन गुम जाए या चोरी हो जाए, फिर उस डाटा को आप कैसे उसको रिमूव करेंगे? तो जब डाटा की बात आएगी तो इसमें केयरफुल आपने खुद ही रहना है। जब डाटा की बात आएगी तो इसमें आपने खुद ही उस डाटा को सिक्योर करना है इस तरीके से कि ना कभी ऐसा डाटा बनाएं, ना कभी ऐसी कोई चीज़ किसी को भेजें, तो आप सेव हैं। जब आप लोगों के साथ इस किस्म का डाटा शेयर करेंगे तो उसके अंदर चांसेस ऑफ कि वो मिसयूज हो जाए वो तो बढ़ गए। आज का जो हमारा यंगस्टर है, अगर वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करे तो उसको तो इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है कि सोशल मीडिया के थ्रू वो क्या क्या चीज़ें हासिल कर सकता है। वो फेम भी हासिल कर सकता है, वो अर्निंग भी कर सकता है, वो अपनी मर्जी की जॉब भी ढूंढ सकता है, वो अपनी मर्जी की फील्ड के अंदर अपना नाम भी बना सकता है। लेकिन अगर वो उसका मिसयूज करे तो नुकसानात जो मैंने पहले डिस्कस किए वो मौजूद है। असल इशू जो मैं समझता हूं कि इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि साइबर एक ऐसा टॉपिक है जो मैं समझता हूं स्कूल लेवल पे स्टार्ट कर देना चाहिए। बच्चों को स्कूल लेवल पे बताना शुरू कर देना चाहिए कि साइबर है क्या, साइबर क्राइम क्या है, साइबर लॉस कौन कौन से हैं, और बुनियादी इंफॉर्मेशन स्कूल से जब बच्चा कॉलेज की तरफ जा रहा हो तो उसके पास वो बुनियादी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये तो जितनी मैंने गुफ्तगू की ये तो सोशल मीडिया रिलेटेड थी। फाइनेंशियल क्राइम का जो शिकार है वो तो हर एक शख्स है, हर शख्स नहीं है तो उसकी फैमिली में कोई ना कोई शख्स है। फाइनेंशियल क्राइम क्या है? आपको कॉल आ जाती है, आपके बैंक से बात करें, आपका अकाउंट रात तक बंद हो जाएगा, अपना डाटा शेयर कर लें, अपने पासवर्ड्स दे दें। एक होता है खौफ, एक होता है लालच। दो ऐसे फियर्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। डराना कैसे होता है? कॉल आ गई, जी आपका बच्चा गिरफ्तार हो गया, जी आपका बच्चा अगवा कर लिया गया, फौरी तौर पे इस नंबर के ऊपर पैसे शेयर कर दें। कोई शख्स ये पूछना भी गवारा नहीं करता कि वो पूछ ही ले कि बेटा है किधर। लोग पैसे पहले भेजने चले जाते हैं। दूसरा, जी आपकी लॉटरी निकल आई है। मेरे पास एक क्लाइंट आया तो मुझे कहता है जी मेरे पैसे निकल गए अकाउंट में से। तो मैंने उसे कहा, उसने कहा क्या था? कहता जी उसने कहा लॉटरी निकल आई है। मैंने कहा कभी अप्लाई की थी? कहता नहीं। जब अप्लाई नहीं की तो फिर निकलना क्या था? लालच था, पैसे निकल गए।
तो जब आप खुद ही लालच करें, जब आप खुद ही चाहें कि रातों रात अमीर हो जाएं, तो फिर यही होगा। तो फिर जो लोग ये फ्रॉड करते हैं उनको भी तो पता है ना कि हमने किसी के साथ क्या गुफ्तगू करनी है, कहाँ जाके हम जो अपना नेट हमने फेंका हुआ है कहाँ जाके वो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। जो टेक्निक जिसको फिशिंग कहते हैं, जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स कमिट करने के लिए, मैं बहुत इसको बेसिक पे रख रहा हूँ इस पूरे लेक्चर को ताकि बातें सारी समझ आती रहें। तो ये तो गलती हम खुद करते हैं, इसमें हम किसी को क्या कहें। पहली वाली जो टॉपिक डिस्कस किया उसमें भी गलती हम खुद करते हैं। तो एक चीज तो बाहर आ गई कि पहली टेक्निक साइबर क्राइम में बचने की सेल्फ अवेयरनेस है। आ गई कि हम किस तरह बच सकते हैं, जब हम खुद ही अपने साथ क्राइम ना कमिट होने दें। मुझे कोई शख्स फोन करे और मुझे वो कहे कि जी आपके पास गलती से मेरा कोड आ गया है, मुझसे शेयर कर लें, मैं तो ना शेयर करूं। इसी तरह कोई दोस्त है जो आपसे 5-5 साल तो मिला नहीं, तो मैसेंजर पे आपको मैसेज करके कह रहा है मैं मुश्किल में हूं, उसको फ़ोन ही कर लें, मुश्किल क्या है। मैंने ऐसे लोग भी देखे जो 5-5 साल एक दूसरे को नहीं मिले और 50,000 रुपया 2 मिनट बाद सेंड कर रहे हैं, और बाद में जब उस दोस्त ने बताया कि भाई मैंने तो मांगे ही नहीं थे, अब आप वापस किससे लेंगे। यहाँ पर बात स्टार्ट होती है कि आपने बुनियादी तौर पर न्यूज़ को वेरीफाई करने का तरीका ही नहीं सीखा। यही गलती आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए करते हैं, और यही गलती जब आपके साथ कोई क्राइम कमिट होता है आप तब करते हैं। वेरीफाई कर लें, वेरीफाई करेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, लेकिन चूंकि आप वेरीफाई नहीं करते तो एंड रिजल्ट ये निकलता है कि जो साइबर क्राइम है वो आपके साथ हो जाता है। इसी तरीके से अब ये मैं बात करूंगा कि बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं और हमें इस बारे में अभी आइडिया नहीं है कि अगर वहाँ हमारे साथ क्राइम कमिट हो जाए तो क्या वो ट्रेस भी हो सकता है या नहीं हो सकता। सबसे बुनियादी जो एक चीज़ थी जो मैंने आपको बताई, जिस पे आप अगर अमल पैरा हो जाएं तो आप एटलीस्ट 80% क्राइम से सेव हो सकते हैं, दैट इज़ सेल्फ अवेयरनेस। और अगली बात जो बड़ी ज़रूरी है वो ये है, हमारे यहाँ पे कोविड के आने के बाद हमने एक ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर हम ज़्यादा चले गए। उसमें मर्द शायद इतने अभी इस रूट पे शायद इसको इतना इस्तेमाल ना करते हो ऑनलाइन शॉपिंग की एप्लीकेशंस को, जितना आमतौर पे ख्वातीन करती हैं। उसमें भी मैंने ये देखा कि लोगों के साथ जो क्राइम कमिट हो रहा है दैट इज़ ऑल्सो साइबर क्राइम। आप मंगवाते कुछ है, आता कुछ है। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मोबाइल फ़ोन ऑर्डर किया, उनको घर के ऊपर जो चीज़ मिली दैट वाज ग्लासेस। तो ये जो क्राइम है जिसमें आप इस तरीके से जो अपना शॉपिंग करने गए हैं और आपके साथ क्राइम कमिट हो गया है, ऑनलाइन आपने कोई प्रोडक्ट मंगवाया है, दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड। बेसिक अवेयरनेस वो ये है कि कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशन सिक्योरिटी फीचर के बगैर नहीं बनाई जाती। दिस इज़ योर चॉइस, आइदर यू वांट टू हैव अ सिक्योरिटी फीचर ऑफ पब्लिक, कि आप उसको पब्लिक कर दें अपनी सोशल मीडिया एप्लीकेशन को, या फिर आप उस सोशल मीडिया एप्लीकेशन को अपने दोस्तों के तक प्राइवेट रखें, यह आपकी मर्ज़ी है, या आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। अल्टीमेटली जो भी आप
सोशल मीडिया के हवाले से क्राइम होता देखते हैं, उसमें सबसे बुनियादी वजह यही निकलती है कि या फिर हमें किसी न किसी स्ट्रेंजर ने नुकसान पहुंचाया होता है या फिर किसी अपने ने नुकसान पहुंचाया होता है, और ज़्यादातर केसेस में अपने ही निकलते हैं। तो बस जो बात करने की है वो ये है कि ऑब्जेक्शनेबल डाटा मत तैयार करें, किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ विदाउट वेरिफिकेशन शेयर मत करें। कोशिश करें कि सोशल मीडिया जिस मकसद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए उसी मकसद के लिए इस्तेमाल करें, और लोगों के हवाले से आने वाला किसी भी किस्म का पर्सनल डाटा किसी को आगे मत शेयर करें, और जो शख्स शेयर करे उसको भी रोकें।